लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी अपना क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इन अ मीटिंग 70% in a meeting 70% of the members favor and 30% oppose a certain proposal. So यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक मीटिंग में 70% जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या है, फेवर में है। 70% किस में है, फेवर में है, और 30% किस में है, अपोजिशन के लिए है। ठीक है, इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर में है एंड 30% ऑफ 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। आगे क्या दिया है, अ मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, वी टेक x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे x का वैल्यू 0 कब कंसीडर करना है, जब यहाँ पे इफ अपोज्ड के लिए, यहाँ पे मतलब x का वैल्यू जब 0 होगा तो यहाँ पे अपोजिशन के लिए होगा, और x का वैल्यू जब 1 होगा तब फेवर के लिए हो जाएगा। x का दो वैल्यू है, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू क्या है, 1 है। सो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हम लोग गिवन दैट लिखते हैं, गिवन क्या है, x इक्वल्स टू 0 के लिए, x इक्वल्स टू 0 के लिए यहाँ पे क्या है, मेंबर्स आर इन अपोज। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारा, x का वैल्यू जब 0 होगा तो मेंबर्स क्या होंगे, अपोजिशन के लिए होंगे, और फिर x इक्वल्स टू 1 के लिए मेंबर्स आर इन फेवर। ठीक है, सो ये गिवन था, हमने पहले से लिखा यहाँ पे x इक्वल्स टू और x इक्वल्स टू 1। सो अब देखेंगे आप फेवर में कितने परसेंट, यहाँ पे 70% है, फेवर में कितने हैं, 70% है। अब x का वैल्यू कितना होगा, 1। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। अच्छा, फेवर के लिए कितने परसेंटेज थे, 70। अच्छा, टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। टोटल कितना होता है, 100। तो 70 अपॉन क्या लिखोगे, 100 हो जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी है फेवर के लिए वो कितना है, 70% है, वो क्या है, 70% है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 70 अपॉन 100। सो 0 और 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 10, क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 10। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कितनी है जब अपोजिशन के लिए x इक्वल्स टू 0, उसके लिए कितने परसेंट है, यहाँ पे 30% है। सो 30% को क्या लिख सकते हो, 30 अपॉन 100। सो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3/10। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हम कैसे लिखते थे, अगर जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए और वेरिएंस के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो सबसे पहले हम वर्टिकल में x के लिए नंबर्स लिखेंगे, और फिर यहाँ पे किसके लिए लिखोगे, p ऑफ x के लिए। तो x का नंबर क्या है, 0 है और 1 है। सो x के लिए यहाँ पे नंबर 0 है और क्या है, 1 है। p ऑफ x जब 0 होगा तो यहाँ पे उसका वैल्यू क्या है, 3/10। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3/10, और 1 के लिए क्या लिखोगे, 7/10। अच्छा, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, जो x का टर्म था उसमें xi लिखते थे, और px का जो टर्म था यहाँ पे pi लिखते थे। सो अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलता है। सो xi इंटू pi, जब हम लोग 0 को किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
1 को 7 के साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा 7/10। तो जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस करेंगे, मतलब xi और pi के कॉलम को जब प्लस करोगे तब हमें क्या मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो क्या होगा सिग्मा xi इंटू पी आई। तो जब प्लस कर देंगे 0 और 7/10 कितना हो जाएगा 7/10। तो ये हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब एक्सपेक्टेड का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। ई ऑफ एक्स हमारा कितना है 7/10 है। ठीक है। अच्छा वेरिएंस के लिए, वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला था अगर आप लोगों को याद होगा, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला था वेर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी आई, xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस ऑफ सिग्मा xi पी आई द होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर फर्स्ट टर्म में देखेंगे xi का स्क्वायर फिर क्या है पी आई है, xi का स्क्वायर है इन क्या है पी आई है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में xi मिला है और लास्ट कॉलम में xi मिला है। xi और xi जब मल्टीप्लाई करेंगे सो xi और xi क्या हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे xi स्क्वायर इंटू पी आई। तो ये 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। ठीक है। सो 7/10 आ गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें अब क्या करेंगे ना, इस फॉर्मूले में हम दोनों का वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे। इस फॉर्मूले में हम दोनों का वैल्यू क्या करेंगे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो सब्सटीट्यूट कर दोगे जब तो इसका देखो वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको ऐड किया हमने, इसको अगर हमने प्लस कर दिया सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी आई को तो ये भी कितना आने वाला है 7/10। तो ये क्या आ जाएगा 7/10 आ जाएगा माइनस ऑफ। अच्छा ये देखो xi pi जो है ये हमें यहाँ से मिला है 7/10, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है तो ये क्या लिखोगे 7/10, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 0 नहीं आएगा अंकुश। तो ये 7/10 माइनस इसका स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 49/100 हो जाएगा। सो अब इसका हम बेस जो है वो सेम करते हैं। सो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो जब 7 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70 माइनस क्या हो जाएगा 9 अपॉन क्या हो जाएगा ये 100। ठीक है। हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो 70 माइनस 49/100 21/100 पर। सो इसको ऐसे लिखिएगा 0.21, ये हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स है, और 0.7 ये क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ डाउट है देखो, ये सब में कुछ डाउट है? नो सर। हाँ हाँ। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, अच्छा आप लोगों को इंटीग्रेशन जो है वो मैथ्स में लास्ट ईयर नहीं था, तो वो आप लोगों को फिजिक्स में दिया गया था, तो आप लोगों को कुछ उसका कॉन्सेप्ट पता है क्या इंटीग्रेशन का? आप लोगों को कुछ भी कॉन्सेप्ट पता है क्या? ये आप लोगों को वेक्टर में था शायद से। अच्छा ठीक है। तो सर नहीं था। नहीं सम से इसके आप लोगों को इंटीग्रेशन के 11th स्टैंडर्ड में सर डिफरेंशिएशन सर डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं। इंटीग्रेशन का बस एक था वो xn और dx है बस। अच्छा अच्छा। तो अब देखो ये जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस, मतलब ये इसको टॉपिक में हमें इंटीग्रेशन आएगा। सो इंटीग्रेशन आएगा तो मैं पहले ना इसका इंटीग्रेशन का बेसिक और बहुत स्लो जाऊंगा मैं,
क्योंकि आप लोगों का इंटीग्रेशन अभी पार्ट हुआ नहीं है। तो अगर नहीं समझेगा ना तो प्लीज आप लोग बताइएगा, हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोगों का हुआ नहीं है, तो शायद से थोड़ा सा अगर नहीं समझा तो अभी पहले से ही बता दोगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बाद में फिर टफ जाएगा। ठीक है, हाँ। सो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है वैसे, इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकरेंस रैंडम वेरिएबल। हम लोग ने ना फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो डिस्क्रीट पे पढ़ा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसको हम काउंट करते हैं। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसमें मेजरमेंट होता है, इसीलिए हम इसमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ये सब टॉपिक किसके लिए? 7.2 के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले आपको देखो डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस अगर याद होंगे तो और आप लोगों को इजी पड़ जाएगा। देखो डेरिवेटिव का फॉर्मूला पहले यहाँ पे मैं लिखता हूं, उसकी हेल्प से आप लोगों को इंटीग्रेशन और इजी हो जाएगा। डेरिवेटिव आप लोगों को पता है कैसे लिखना होता है। अगर जैसे समझ लो डी बाय डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव अगर आप लोगों को याद है तो क्या होता है? कॉस एक्स होता है, बराबर। डेरिवेटिव ऑफ ये जो डी बाई डी एक्स होता है ना, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। और डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करना होता है स्टूडेंट्स तो उसको कैसे लिखा जाता है? तो पहले ना यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा जाता है, मतलब डी बाय डी एक्स लिखा जाता है, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहता है उसको ऐसे लिखा जाता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक क्वांटिटी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब जैसे समझ लो अगर आइस बॉल को अगर बाहर रखा है तो वो क्या होगा? जैसे जैसे टाइम अपना बढ़ेगा वो आइस क्या होता रहेगा? मेल्ट होता जाएगा। अब जैसे अब जो डिस्टेंस है, मतलब स्पीड इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू किससे? टाइम से। जब स्पीड इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से, तो जैसे एक क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो उसी को क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव बोला जाता है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है लिखने के लिए? डी बाय डी एक्स, ये जो डिनोमिनेटर में एक्स है ना, ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो साइन के साथ में कौन सा वेरिएबल है? एक्स है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? एक्स रहेगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स। ये हमने डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से सब डिराइव करके पता भी होगा आप लोगों को। सो नेक्स्ट है ट्रिगो वाले सब फॉर्मूलेस में लिख रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बराबर विराम माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। थर्ड वन है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स, परफेक्ट। फिर नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, इसका फॉर्मूला क्या था? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर अपना मतलब डेफिनाइट का चैप्टर हो गया होता ना, मतलब इंटीग्रेशन हो गया होता और फिर डेरिवेटिव, तब आप लोगों को ये सम्स वगैरह डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते थे, फिर ये कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, सो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक के लिए। साइन के लिए कॉस है, कॉस के लिए माइनस साइन है, दो दो करके याद रखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। पहले कॉस साइन, फिर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। और हमेशा याद रखना अल्टरनेट माइनस आता है, पहले में प्लस दूसरे में माइनस, फिर प्लस माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस और लास्ट में माइनस आता है। सो ये ऐसे फॉर्मेट में होता है। अब ये याद रखो डेरिवेटिव अगर आप लोगों को अच्छे से आता होगा तो आप लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज याद करने में डिफिकल्टीज नहीं होंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम,
इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम होता है। और जैसे डेरिवेटिव में अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो डी बाय डी एक्स लिखते हैं ना, वैसे अगर इंटीग्रेशन के लिए करना होगा तो उसके लिए समेशन का साइन ऐसे बनाना होता है। ये क्या होता है, समेशन का साइन होता है, इसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। और यहाँ पे ना जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा वो लिखते हैं, और इसके साइड में यहाँ पे dx लिखते हैं। मींस किस वेरिएबल रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। और यहाँ पे क्या लिखना है, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखोगे, जो फंक्शन का वेरिएबल होगा। जैसे डी यहाँ पे वेरिएबल y है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी वाई लिखोगे। यहाँ पे वेरिएबल z है सो यहाँ पे डी जेड लिखोगे। तो देखो अभी यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस आता है। तो इंटीग्रेशन में कॉस का मतलब कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। मतलब इसमें रिवर्स ऑर्डर पे होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में, देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो इंटीग्रेशन का पहले साइन लिखा, राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस है। सो कॉस एक्स dx, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, ऐसा होता है। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट में नहीं समझा तो आप लोग कोई भी फॉर्मूला पूछना। साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड के लिए आ जाओ। तो ये माइनस साइन है, तो माइनस जो है ना, माइनस हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। माइनस को कॉस के साथ में रख दिया, माइनस को हमने किसके साथ रख दिया, कॉस के साथ रख दिया। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स। मतलब जो राइट हैंड साइड है ना, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड साइड से रीड करोगे और इंटीग्रेशन के लिए राइट हैंड साइड से। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x क्या होगा, tan x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम लोग और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे जब हमारा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव चैप्टर होगा। सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये माइनस साइन हम ना लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, और फिर यहाँ पे है फिफ्थ के लिए सेक एक्स है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टैन एक्स। अच्छा यहाँ पे dx लिखना है, हाँ dx इज इक्वल्स टू sec x tan x किसका डेरिवेटिव है, sec x का। तो यहाँ पे sec x प्लस सी। यहाँ पे लास्ट में अगर आप लोग देखोगे माइनस कोसेक एक्स है और कॉट एक्स है। सो कोसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस साइन आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे। अच्छा ये प्लस सी बाद में बताता हूं मैं क्या है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो अब इंटीग्रेशन के लिए आप लोगों को राइट हैंड साइड से पढ़ना होगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। डेरिवेटिव के अगर फॉर्मूलेज आप लोगों को याद हैं तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हो। मतलब देखोगे तो दोनों दूसरे का अपोजिट ही है। ठीक है सर, कोई भी एक डिराइव करते हैं क्या? अच्छा कर दे क्या, ठीक है करता हूं मैं। जैसे समझ लो साइन एक्स के लिए, सर लास्ट वाला कर दो ना। कौन सा, बट ये अभी आप लोगों को, ये अभी आप लोगों को सोच, मतलब ये अभी नहीं समझेगा। मतलब कैसे कि जब तक अपना डेरिवेटिव का पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन में फिर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह यूज करेंगे ना इंटीग्रेशन का। मतलब ये कैसा होता है ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का दोनों मतलब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं।
डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, उसको सबको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट मतलब सबको अलग अलग कर देते हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सबको प्लस कर देते हैं, मतलब सम कर देते हैं। ये जो डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूलाज है ये सब किससे हमें मिले थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से मिले थे। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज मिले, और डेरिवेटिव से ही क्या बना है, इंटीग्रेशन बना है। जब मैं इंटीग्रेशन सम सॉल्व कराऊंगा ना, तो डेरिवेटिव आप लोगों का अच्छे से हो गया रहेगा, तो फिर आप लोगों का ये इंटीग्रेशन का पार्ट अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। सो अभी के लिए फिलहाल फिर वो पढ़ाऊंगा तो फिर मतलब नहीं होगा, क्योंकि कैसा हो जाएगा ना, इसमें इंटीग्रेशन में देखो, अगर हम कोई भी लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट भी यूज करें तो उसमें फॉर्मूला हम लोगों को यूज ही करना पड़ेगा। समझ रहा है तुम लोगों को? अच्छा ये समझा आप लोगों को? मींस मैं ये प्रोबेबिलिटी चीजें बता रहा हूं आप लोगों को कि क्या करिएगा ना आप लोग, सिर्फ अभी हमें फॉर्मूला अच्छे से करना है, क्योंकि देखो हमारा जो चैप्टर है डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, और फिर इसके बाद में डेफिनाइट इंटीग्रल है, और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल है। सो वहां पे उसका हम प्रूफ देख लेंगे अच्छे से। एक मिनट दीजिएगा मुझे, हाँ एक मिनट रुकिएगा। सो इसमें तो पहले हमने ट्रिगो के फॉर्मूलाज देखे, उसके बाद में विराम और विराम ये सब मैं प्रूफ करके बता, टेंशन नहीं लेना। इसका कैसा, जो इंटीग्रेशन का पार्ट है उसके पहले आप लोगों को डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए में। सो विदाउट उसके कॉन्सेप्ट के ये नहीं हो पाएगा। अभी कैसा कि जो हम लोग छोटे छोटे चैप्टर से सॉल्व कर रहे हैं, अभी प्रोबेबिलिटी में कैसे 2 ही एक्सरसाइज है, और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला यूज करना है, जो कि इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन है, बस वही यूज करना है। सो इसका मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा जब डेरिवेटिव अपना हो जाएगा तब। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है बताओ? x n raised n x raised n नहीं x डेरिवेटिव ऑफ n कांस्टेंट raised टर्म to n विराम, minus 1 डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट टर्म विराम, 1 नहीं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अब जैसे कि ये ध्यान से देखना, अभी एक एग्जांपल मैंने बताया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। सो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं साइन एक्स प्लस 5 है, ये एक फंक्शन दिया है हमें, ये एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 5। अगर आप इसको डेरिवेटिव करते हो तो डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, इसको पहले क्या लिखना होता है, डिफरेंशिएटिंग राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उस डिफरेंशिएट किया जाता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे बराबर। तो y का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, पहले कैसे हैं, d अपॉन डी लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन है, y है, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 होता है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। सो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो इसका क्वेश्चन है वो आ जाना चाहिए। मतलब समझा आप लोगों को, ये क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या मिला, cos x मिला। सो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो मिल जाना चाहिए। सो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पे कैसा,
कि सर ये डेरिवेटिव 5 से 0 कैसे बना? कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है ना वो 0 होता है। जितने भी कांस्टेंट टर्म है ये एल हॉस्पिटल रूल से आता है, सॉरी एल हॉस्पिटल बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। बता दूं क्या वो? सर लॉपिटल रूल ना? नहीं नहीं, हाँ वही है, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल है। एल हॉस्पिटल्स रूल वो हम बाद में यूज करेंगे, फिलहाल के लिए ये बता दूं क्या कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, कि हाँ पता है आप सर लोगों को? बताओ। देखो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? एस एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0। इसमें लिमिट कट भी आएगा थोड़ा प्रूफ के लिए। लिमिट ऑफ एच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला था जो कि आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, ठीक है। सो अब इसमें देखते हैं हमारा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट टर्म है। फंक्शन जो है हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म समझ लो एक कोई भी, हमने कंसीडर किया अल्फाबेट के क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब ये फॉर्मूला है, तो देखो एफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है? के इक्वल है। एफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है? के इक्वल है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट, एक्स के साथ में क्या प्लस करना है? एच प्लस करना है। जहां पे वेरिएबल होगा उसमें क्या ऐड करना है? प्लस एच ऐड करना है। सो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स के साथ में प्लस एच ऐड करो, एफ एक्स प्लस एच। तो ये क्या है? के है। अच्छा इसमें वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे फंक्शन क्या था हमारा? के था, तो फंक्शन का वैल्यू मालूम पड़ गया के। अब किसका वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है? एक्स प्लस एच का। तो हमने एक्स के साथ में क्या ऐड किया? एच ऐड किया। तो एक्स में क्या प्लस किया? एच प्लस किया। और सिर्फ किस में प्लस करना है? जो वेरिएबल है उसमें प्लस करना है। बट ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है हमारा, सो कांस्टेंट टर्म में कुछ चेंज नहीं होगा, उसको हमने वैसे ही रखा। अब क्या करोगे? इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव है लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0। एक्स प्लस एच के लिए देखोगे तो क्या है? के है, तो ये क्या आ जाएगा? के। और एफ एक्स के लिए क्या है? यहाँ पे भी क्या है? के है। सो के अपॉन क्या हो जाएगा? एच। के माइनस के क्या हो जाएगा? 0। सो 0 एच, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझाइए। सर सो लेकिन एच डेरिवेटिव ऑफ टेंड्स टू कॉन्स 0 है ना, तो 0/0 हाँ आएगा। सर 0 क्या? बाय 0 आएगा सर। एच का वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करोगे, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे कैसा होगा? अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये नॉट डिफाइन होगा। सो 0/0, सॉरी मतलब न्यूमरेटर में 0 है, इससे क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। एच का वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करना है। और अगर एच का वैल्यू मतलब सब्सटीट्यूट भी करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना ये पहले से ही डिराइव करके ही हुआ था। अब इसमें दूसरे फंक्शन के लिए, जैसे साइन के लिए करो, उसके लिए करोगे, आप लोगों के पास 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक होगा ना, तो उसमें फिर करिएगा। साइन ब्रांच वालों को मैंने सब ये सब प्रूफ करके बताया है। बोलते हैं समझा विराम? ये एच जो होता है ना ये नहीं होता, ये कब है?
अब यहाँ पे जो हमें फॉर्मूलाज देखना है, और देखोगे तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था, जब इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे, जब इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, इसलिए कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचेगा, y बचेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना, कि ये किसका डेरिवेटिव है, dy अपॉन dx किसका डेरिवेटिव है, y का। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y। cos x किसका डेरिवेटिव है, साइन का। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे sin x। अच्छा, ये जो हमें अब इक्वेशन y इक्वल्स टू sin x मिला, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म था ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे जो नंबर था वो कितना होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का सबका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन जो है, अब यहाँ पे जीरो का इंटीग्रेशन तो वही होता है। अब यहाँ पे जो नंबर था वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नंबर कौन सा था। सो यहाँ पे यूनिवर्सल कैपिटल, मतलब सॉरी, यहाँ पे सी लिखना होता है, प्लस सी करके लिख देना, स्मॉल सी प्लस, मतलब स्मॉल सी करके लिख दीजिएगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो c का वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू किसके है, 5 के। सो इंटीग्रेशन जब भी यूज करोगे तो उसका जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, इसलिए प्लस सी लिखा जाता है। सब इंटीग्रेशन फॉर्मूले में क्या लिखा जाता है, प्लस सी, क्योंकि इससे हमें डेरिवेटिव के फंक्शन में जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए स्टैंडर्ड इसको क्या लिखा जाता है, प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है। सो एक फॉर्मूला और याद रखना इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n। x रेज टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस सी सबके लिए। सो x रेज टू n का फॉर्मूला आप लोग ये याद रखिए, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमेशा याद रखना x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है। देखो अभी आप लोगों का इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट वो चैप्टर होने के बाद आप लोगों को ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को इतना समझा फॉर्मूला, सिर्फ कॉस का, साइन का, सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स tan एक्स। हाँ, सो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, मतलब आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में ये दोनों फॉर्मूले काफी ज्यादा यूज होंगे, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ये यूज किया जाता। अब कैसे कि डिस्क्रीट में क्या करते थे, काउंट करते थे, बट जब मेजर करना होगा, जब मेजर करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो होता है। इसमें ना दो हमें पढ़ना है, दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दो टॉपिक पढ़ना है। एक है हमारा पीडीएफ, जिसका फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये ना पीएमएफ के जैसा ही है, जैसे हमने पीएमएफ पढ़ा है ना वैसे ही ये भी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है, इसमें ना दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। जो हमारा फंक्शन होता है ना, जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा याद रखना कि वो मतलब ग्रेटर देन जीरो ही होगा। फर्स्ट, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। जो गिवन फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। और ये याद रखना 2.1 में सम ना पी एक्स के टर्म्स में आते हैं, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में पी ऑफ एक्स के टर्म में आते हैं। ये किस में आएगा, सॉरी 7.1 में ऐसा आता है, और 7.2 एफ एक्स आता है, क्योंकि इसमें फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है। तो इससे आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। सो फंक्शन का वैल्यू जो है
है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल आना चाहिए। अब जैसे समझ लो सबसे छोटा नंबर, सबसे मिनिमम नंबर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। सबसे मिनिमम नंबर क्या है? माइनस इंफिनिटी। और सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होगा? प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ पे सबसे लोअर होगा वो माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या है? प्लस इंफिनिटी है। और यहाँ पे जो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद है ना कंपल्सरी 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। सो 2 पॉइंट याद रखना, फंक्शन होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन करने के बाद उसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। और देखोगे जो हमारा फॉर्मूला था उसमें कहीं लिमिट नहीं था, इसको हम अपर लोअर लिमिट बोलते हैं, और ये हमारा अपर लिमिट है। आपको ये फिजिक्स में नहीं हुआ था? ये सब था लेकिन ठीक है। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक है, और ना हमेशा याद रखना यहाँ पे साइड में उसका रेंज दिया रहेगा। जो एक्स का वैल्यू है वो ग्रेटर देन है माइनस इंफिनिटी या इक्वल होगा, और लेस देन है प्लस इंफिनिटी। एक्स का रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो एक्स के ये जो पहले होगा उसको लोअर लिमिट में लिखा करो। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लोअर लिमिट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लोअर लिमिट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अपर लिमिट रिप्रेजेंट करता है। ये भी काफी इजी एक्सरसाइज है। तो पीडीएफ के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? एक्स का वैल्यू जो है फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे रेंज लिखना है आपको। जैसे 2 से लेके 5 तक है तो 2 से लेके यहाँ पे लिखोगे 5, 2 to 5, और यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और साइड में उसके यहाँ पे रेंज डिफाइन दिया रहेगा। ठीक है। और एक टॉपिक इसमें पढ़ना है हमें, पीडीएफ तो देखा हमने, उसके बाद हमें सीडीएफ भी पढ़ना है। सीडीएफ मतलब क्यूमुलेटिव सेकेंड टॉपिक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, इसको हम सीडीएफ बोलते हैं। अपना फर्स्ट एक्सरसाइज जो था उसमें पीएमएफ था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, और फर्स्ट एक्सरसाइज में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे फंक्शन था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। सॉरी, पहले में फ्रीक्वेंसी थी और यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है। सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी सॉरी फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि अगर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये किसके लिए होता है? कंटिन्यूअस के लिए होता है। तो द क्यूमुलेटिव और द सीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x डिफाइंड एज सीडीएफ को याद रखना, कैपिटल एफ रिप्रेजेंट करना। किससे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करना है। जैसे समझ लो एक्स का रेंज दिया है, एक्स का रेंज दिया ए से ले तक, एक्स का रेंज कहां से कहां तक है? ए से लेके बी तक है। तो यहां पे लिखोगे एफ एक्स डी एक्स, और सीडीएफ में कंपल्सरी है, सीडीएफ जब भी आया हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कंपल्सरी स्मॉल एक्स रहेगा, ये फिक्स ही रहता है। ये वेरिएबल यहाँ पे जिस रिस्पेक्ट से होगा एक्स के लिए, तो यहाँ पे सीडीएफ में ये अपर लिमिट यहाँ पे मैं लिख देता हूं रहता है। ठीक है। एक्स जो है उसका वैल्यू कभी भी वहां पे वो चेंज नहीं रहता है, कोई भी रेंज होने दो, बट यहाँ पे अपर लिमिट में ये एक्स जो है वो फिक्स होता है, और यहाँ पे रेंज कहाँ स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लोअर लिमिट यूज करना है ए। तो ऐसे कैलकुलेट करना है सीडीएफ
और यहाँ पे ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना होता है। सो पीडीएफ और सीडीएफ ये ही पूरा दोनों है, मतलब जो है मतलब ये दो टॉपिक ही किसमें है हमारे एक्सरसाइज में। सो 7.2 के लिए देखते हैं फर्स्ट सम। कंडीशन समझ आप लोगों को पीडीएफ का और फिर सीडीएफ का। सीडीएफ को कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, अपर लिमिट में एक्स फिक्स है और ए जहां से स्टार्ट होगा वो हमें लोअर लिमिट में यूज करना है। ये समझा अच्छे से? सम्स सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ अच्छा, तो देखो इसमें पेज नंबर 238 पे फर्स्ट देखो क्या है। सेवन पॉइंट टू का फर्स्ट सम है। वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग is PDF of X देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, वेरीफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज PDF ऑफ X। PDF मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो हमें ये चेक करना है कि PDF है कि नहीं है। PDF के लिए क्या कंडीशन होता है, तो उसका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मींस पॉजिटिव होना चाहिए। और फिर दूसरा कंडीशन क्या है, उसमें उसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट सम में ऐसा दिया है, इसका जो फर्स्ट सम है एफ एक्स फंक्शन हमें दिया है, साइन एक्स दिया है, इसका रेंज दिया है फॉर एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू π/2 है। हमें चेक करना है पीडीएफ है कि नहीं है। सो पीडीएफ होगा तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे फॉर पीडीएफ, इंटीग्रेशन का साइन लिखो, इंटीग्रेशन लिखो पहले, और लोअर लिमिट में यहाँ पे क्या है, 0 है। सो यहाँ पे लोअर लिमिट में 0 और अपर लिमिट में क्या है, π/2 है। समझा, ये रेंज कहां से कहां तक है, 0 से π/2। तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, π/2। सर नहीं समझ आया, कंफ्यूजिंग हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन दिया है ब्लैक, मैंने ब्लैक पे जो लिखा है ये हमारा क्वेश्चन है। फंक्शन किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है। फॉर यहाँ पे क्या दिया है, एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन और इक्वल टू क्या है, π/2 है। तो देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया था, जो x के पहले होता है वो लोअर लिमिट में लिखना है और जो x बाद होता है वो कहाँ लिखना होता है, अपर लिमिट में। देखो ये -∞ प्लस ∞। सो अब यहाँ पे भी देखो ये जो है वो लोअर लिमिट में लिखोगे, 0 को लोअर लिमिट में, और जो ये π/2 है ये कहाँ आएगा, अपर लिमिट में आ जाएगा। x के पहले जो लोअर लिमिट, x के बाद जो है वो अपर लिमिट में आ जाएगा इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, dx। अब समझाइए। यस सर। हाँ अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो क्या था वहां पे, इंटीग्रेशन था पहले और फिर 0 था यहाँ पे और यहाँ पे क्या था, π/2। हमें किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, हमें साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू dx। फिलहाल के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो साइन एक्स का हमने इसके पहले देखा था फॉर्मूला। साइन एक्स का देखो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बट ये प्लस सी इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को है नहीं। बट जब हमें अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया रहेगा, प्लस सी मत लिखा करो क्योंकि उसका रेंज जो है वो डिफाइन होता है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखना है क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें दिया है। और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू देखो कैसे यूज करोगे, इसको ना एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा करो,
इसमें लिखा करोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के लोअर में 0 लिखोगे और अपर में यहाँ पे π/2। इतना समझा कि डाउट है अभी भी? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, और ये जो वैल्यूज दिया है 0 और π/2, उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पे लिखना होगा, 0 और π/2। हाँ, तो देखो आप लोग पढ़े हुए हैं कि जैसे समझ लो कैपिटल एफ एक्स है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, लोअर में ए है और अपर में बी है। ध्यान से देखना इसको। तो पहले ना जो अपर लिमिट है उसको इसमें एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आप लोगों को पता भी होगा। तो एक्स के प्लेस पे पहले क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे? बी। पहले अपर लिमिट पुट करो एक्स की जगह पे, तो बी आ गया। फिर लोअर लिमिट पुट करो, एक्स पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा। और मिडल में साइन हमेशा याद रखना नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला ही है। तो पहले एक्स की जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा फॉर्मूला है इसका। अपर लिमिट ये आप लोगों को पता है ना अच्छे से? तो अब देखो पहले हम ना x की जगह पे π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो हमारा x का वैल्यू है वो पहले अपर लिमिट वाला पुट करेंगे। तो इसको माइनस कॉस एक्स को हम वैसे लिखेंगे माइनस कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? π/2। ठीक है, ये हमने अपर लिमिट रख दिया यहाँ पे। और फिर लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट के लिए 0 है तो x के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट हो, माइनस कॉस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मिडल में साइन क्या आता है? माइनस आता है। देखो माइनस था पहले से, इसलिए ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा। अच्छा, cos 90 कितना होता है? cos 90 हमारा 0 होता है, सो ये 0 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। cos 0 कितना होता है? 1। सो 0 + 1 क्या आ जाएगा? 1। तो देयरफॉर हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक? 0 से π/2, और फंक्शन क्या था? sin x dx इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर द गिवन f of x एज अ पीडीएफ। समझा कि एक बार और समझाऊं? सर एक बार कर दोगे तो अच्छा रहेगा। देखो ये कैसा था? फंक्शन sin x था। अच्छा, ये क्वेश्चन समझा आप लोगों को? फंक्शन sin x दिया है और इसका सिर्फ और सिर्फ रेंज दिया है, 0 से लेके π/2 तक हमें दिया है। कहां से कहां तक रेंज दिया है? 0 to π/2 दिया है। सो इंटीग्रेशन में पहले 0 कहां पे आया? अपर लिमिट में। और यहाँ पे क्या आता है? फंक्शन, फिर dx आ जाएगा। फंक्शन अब इसके बाद में फॉर्मूला देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है। सो हमने साइन का इंटीग्रेशन लिखा, साइन का इंटीग्रेशन लिखा माइनस ऑफ कॉस एक्स लिखा, और लोअर लिमिट में 0 है और अपर लिमिट में π/2 है। अब एक बार x की जगह पे π/2 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर माइनस, फिर x की जगह पे क्या पुट करना है? 0। फिर इसका वैल्यूज जो है बाकी लोगों को समझ गया। हाँ, और स्लो जानना है तो वो भी बोलो। हाँ, क्योंकि कैसा है, ये आप लोगों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बट एक बार अगर आप लोग फॉर्मूला यूज कर लोगे ना, मतलब फिर और इजी हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो है इसी का सेकंड सम, इसका सेकंड सम देखोगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन जो है एक्स है, और फॉर यहाँ पे है
for x is greater than equal to 0 और लेस देन टू 1, ये एक फंक्शन दिया है। और जो दूसरा फंक्शन है, इसी में दो फंक्शन दिया है, 2 माइनस ऑफ, यहाँ पे बोला है फॉर, इसका रेंज 1 से लेके 2 तक दिया है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, लेके क्या दिया है, 2 तक दिया है। सो फर्स्ट के लिए फंक्शन क्या है, a है, और सेकंड के लिए क्या फंक्शन 2 माइनस एक्स है। तो दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को, फर्स्ट वाले का रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है। ये फॉर्मेट में लिख दीजिएगा, पहले इंटीग्रेशन का साइन, फिर रेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, और कहां पे एंड हो रहा है, 1 पे। सो 0 to 1 आ जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग वैसे ही लिखिएगा, 0 है एक्स के इक्वल है। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, एक्स रेस टू एन का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया, एक्स का पावर कितना है, 1 है। सो एक्स रेस टू एन का देखो एक बार वापस फॉर्मूला क्या है, एन में ना पन करना, जो यहाँ पे एन होगा ये किसका पावर है, एक्स का पावर है। सो एक्स के पावर में एन है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 एन प्लस 1, सो बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 में 1 प्लस करोगे, 1 में 1 प्लस कर 2 आ जाएगा, और n प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। और इसको कहां पे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, और लोअर लिमिट में 0 और अपर लिमिट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करो, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करो। तो 1 का स्क्वायर जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस ऑफ, यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करोगे, 0। सो 0 का स्क्वायर 0, 0 बाय एनी नंबर क्या होता है, यहाँ पे 0 ही हो। तो ये हमें फाइनल क्या मिला, 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 से के 1 है, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, एज नॉट अ पीडीएफ। ठीक, हाँ सर। हाँ, तो जो दूसरा फंक्शन है उसका रेंज कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक है। दूसरा फंक्शन है वो 1 से ले 2 तक है, और उसके लिए ये फंक्शन गिवन है। हो जाओगे ना तो फिर आप लोगों को ये सम और इजी लगेगा। देखो, अब दूसरा फंक्शन का जो रेंज था वो 1 से लेके 2 तक था, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 1 to 2 लिखा, और फंक्शन इनटू dx ऐसे लिखा। अब दूसरा जो फंक्शन है हमारा 1 से 2, और ये क्या है, 2 माइनस एक्स है, इनटू क्या है, dx है। तो इसके पहले जितने भी सम सॉल्व किए ना उसमें सिंगल सिंगल टर्म थे, यहाँ पे 2 टर्म्स है, सिंगल टर्म्स थे पहले, अब इसमें 2 टर्म्स है ना, एक 2 है, और एक क्या है, माइनस एक्स है। तो इंटीग्रेशन जो है ना वो सब में अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन है सब टर्म्स में अप्लाई होता है। तो पहले 2 में अप्लाई करो, 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, सो 2 बाहर, इंटीग्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2, 2 के साथ में कोई नंबर नहीं है तो इसको 1 लिखते हैं, इंटू dx लिखते हैं। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, सो माइनस, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, ब्रैकेट ओपन कर दिया समझ लो हमने। यहाँ पे क्या है, x है, और फिर ये dx है। पहले इंटीग्रेशन 2 में अप्लाई हुआ, फिर इंटीग्रेशन किस में अप्लाई हो गया, x में। अच्छा, 2 हमने वैसे रखा, इन दोनों का लिमिट बराबर है, मतलब ये 1 से 2 है, ये भी क्या है, 1 से 2, तो ये कॉमन हम बाद में लिखेंगे लास्ट में। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले में देखो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे x, 2x बन गया ये।
अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये हम बाद में अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा माइनस साइन है तो माइनस साइन वैसे ही रखा। एक्स रेस टू 1 है तो एक्स रेस टू 1 का फॉर्मूला क्या होगा, इसके पहले वाले सम में देखा, तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और इसका जो कॉमन वैल्यू है वो लिमिट क्या है 1 से लेके 2 तक है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। कुछ समझा ये कैसा है? नहीं समझा, एक बार बताओ। अच्छा ये कैसा हो गया, सबसे पहले यहाँ पे 2 था, 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, सो 2 हमने बाहर रखा, 2 के साथ में कोई नंबर नहीं है, सो इंटीग्रेशन यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब 1 है, तो इंटीग्रेशन किस में अप्लाई हो गया 1 में। सर हाँ, आपने तो हाँ, बोला था कांस्टेंट 0 हो जाता है। वो डेरिवेटिव में होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 होता है। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है 0 होता है। और इंटीग्रेशन में जैसे कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे समझ लो 25 है, तो 25 का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे ना, हम 25 को वैसे ही लिखेंगे, बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे 1 का, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x हो जाएगा, तो 25x होता है। जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ लिखते थे, जैसे समझ लो 25 है और यहाँ पे sin x है, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाता था, तो 25 को हम बाहर लिखते थे, और साइन का डेरिवेटिव क्या आता था cos x आता था, ऐसे लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट टर्म को बाहर रखना है, और इंटीग्रेशन में वहां पे कोई भी नंबर नहीं बचेगा, तो क्या रहेगा वहां पे 1 रहेगा। नहीं समझा ये? हाँ सर। तो 2 जो है ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। इंटीग्रेशन किस में अप्लाई होगा x में, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x और dx। तो पहले इसको सॉल्व किया हमने, वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया x हो गया, और x रेस टू n फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2। तो पहले हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है 2 है, तो इस फंक्शन में पहले हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x का वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया माइनस, लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के फॉर्मेट में ये हो गया। अब देखो क्या करोगे, 4 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस कर दिया 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू 2 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 1/2। सो ये भी क्या है 1/2 और वो भी क्या था 1/2। तो यहाँ पे फंक्शन जो है दोनों भी क्या आ गया 1/2, तो दोनों जो है 1 के इक्वल नहीं है, सो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो हमारा फंक्शन है 1 से लेके 2 तक ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे नॉट अ पीडीएफ। समझे ये? अगर आप लोगों को ये टफ लग रहा होगा तो फिर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, फिर जैसे फिर अगर मतलब वो सब चैप्टर से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप लोगों को ये पढ़ाना पड़ेगा, बट अगर अभी फिलहाल के लिए सिर्फ फॉर्मूले के बेस्ड पे ये समझ रहा होगा तो फिर आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। हाँ सर, फॉर्मूले के बेसिस पे। बाकी लोगों का भी हाँ, क्योंकि कैसा है ना कि अगर ये समझेगा तो आप मतलब समझ रहा होगा तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। सिर्फ थोड़ा सा और सम करेंगे ना तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे सर, कंटिन्यू हाँ करो हाँ आप। हाँ हाँ। और ये जो मैं पीडीएफ आज वाला भेजूंगा ना, इसका आप लोग ना जो फॉर्मूलाज है ना वो अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, ताकि और अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा। अब फंक्शन इसमें फंक्शन जो है वो इसमें 2 दिया है और फॉर रेंज क्या दिया है 0 to 1 दिया है।
रेंज कहां से कहां तक दिया है, 0 to 1 दिया है। तो पीडीएफ सॉरी पीएमएफ पीडीएफ है कि नहीं है वो हमें चेक करना है। तो पहले इसका रेंज कहां से कहां तक दिया है, 0 to 1 दिया है। तो इसको ऐसे लिखोगे 0 से लेके 1 तक है, तो 0 to 1। और यहाँ पे क्या लिखोगे, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो लिखोगे, फंक्शन फिर dx लिख देंगे। अब यहाँ पे 0 से लेके 1 तक है, किसको इंटीग्रेट करना है, कौन सा फंक्शन है, 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 into dx लिख दिया। अच्छा 2 तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे 0 to 1, कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, 1 into dx हो जाएगा। और हमने देखा कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और इसका रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1। तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो x के साथ में पहले 1 आ जाएगा, तो 2 into 1 हो जाएगा, माइनस 2 into फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपर लिमिट पहले लिखा, फिर बाद में माइनस लोअर लिमिट, 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2, और ये तो 0 ही रहेगा। सो इसका भी इंटीग्रेशन 1 के इक्वल नहीं है। सो आप लोग क्या लिखोगे, देयरफॉर 0 to 1 f of x is not a PDF। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सम जो है सेकंड क्वेश्चन, पीडीएफ आया तो हमेशा याद रखना है इंटीग्रेशन करने के बाद 1 आना चाहिए। द फॉलोइंग is the PDF। The following is the PDF of random variable x where f of x is equals to x upon 8 for x is greater than 0 and less than 4 and equals to 0 otherwise क्या दिया है, 0 दिया है। सो फर्स्ट में इसमें बोला है फाइंड करना है, फाइंड ए, फर्स्ट के लिए दिया है प्रोबेबिलिटी जब x का वैल्यू 1.5 से लेस देन होगा। सेकंड है p का वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा, और c है जब ये 2 से ग्रेटर देन होगा। सम्स जितने भी है सब, मतलब अगर इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये और ये, तो ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। एक सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होता है, तो अगर ये 3 पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ। पीडीएफ मतलब पहले से ही यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1 है, ऑफ रैंडम वेरिएबल x। फंक्शन क्या दिया है, x अपॉन 8 दिया है। रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 4 तक। इसका मतलब जब रेंज यहाँ पे 0 to 4 है, अब उसका फंक्शन क्या है, x अपॉन 8 है। और किसी इस रेंज को छोड़ के कोई जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, उन सब के लिए फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया है। अदरवाइज x अपॉन 8 फंक्शन कब कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में होगा। बाकी सब नंबर्स के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। हम ये सब का वैल्यू कैलकुलेट करना है। x का वैल्यू जब लेस देन 1.5 होगा, जब x का वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके 2 के बीच में होगा। अच्छा तो हम देखते हैं यहाँ पे रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4 तक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ रहा हूं मैं, जिसमें यहाँ पे नंबर है 0, 1, 2, 3, 4। तो अच्छा इसमें देखो ओपन इंटरवल है, दोनों x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है और 4 से क्या है, लेस देन है। सो ओपन इंटरवल में हम क्या लिखते हैं, ओपन सर्कल लिखते हैं। 0 पे ओपन सर्कल और 4 पे ओपन सर्कल, और
इस लाइन को हम डार्क करते हैं, इसका मतलब इसका जो रेंज है बिटवीन 0 to 4 है, बट 0 और 4 को एक्सक्लूड करना है, मतलब इसको काउंट नहीं करना है, 0 और 4 को काउंट नहीं करना है। एक्स का रेंज कहां से कहां तक था, 0 पर, इक्वल टू नहीं है, इसलिए क्या आएगा, ओपन सर्कल आएगा। अच्छा फर्स्ट का रेंज देखो, एक्स का रेंज कहां से कहां तक है, 1.5 से लेस देन है, 1.5 से लेस देन है। तो आप लोग देखो इस नंबर पे, ये नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करना होता है, सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं। 1.5 देखो कहां पे आता है, 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, 1.5 है। अच्छा 1.5 से ना x का वैल्यू जो है वो छोटा ही होना चाहिए। अच्छा जब लेस देन वैल्यूज बोलेगा तो कहां पे जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, कहां पे जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में। बट लेफ्ट हैंड साइड में सब तक नहीं जाना है, तक जाना है, 0 तक ही जाना है, क्योंकि हमें फंक्शन जो है इसमें जो x का वैल्यू है वो क्या है, 1.5 से जो है वो लेस देन है, लेस देन है, तो इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक जाना है, 0 तक ही जाएंगे। तो 1.5 तक हमें क्या कैलकुलेट करना है, 0.1 तक जाएंगे। क्या नहीं, देखो कैसे ना, 0.1 तक नहीं 0.1 भी तो जाएंगे, क्योंकि देखो कंटिन्यूअस में हमें पता है ना कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो 0.1 ही, 0 के बाद 0.1 थोड़ी आता है, कंटिन्यूअस में 0.00001 भी आ सकता है, मतलब वो नंबर हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो कंटिन्यूअस में इसको भी हमें कैसे रेंज में लिखना होता है। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोला गया है x का वैल्यू जो है वो 1.5 से लेस देन है, 1.5 को भी हमें यहाँ पे लिमिट में लिखना होगा, इसको हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1.5 के नीचे कोई भी पॉइंट ऐसे स्पेसिफाई करके हम लिख नहीं सकते हैं। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, 0 से लेके 4 तक है, 1.5 से लेस देन, 1.5 से लेस देन मतलब यहाँ से कहां तक आएगा, 0 से लेके 1.5 तक ही आएगा, 0 से लेके कहां तक आएगा, रेंज 1.5 तक आएगा। सो लोअर लिमिट में आप लोग लिखोगे 0 और अपर लिमिट में क्या लिखोगे, 1.5। ये रेंज कैसे आया समझा, क्योंकि 0 से लेके 1.5 तक था, तो लो लिमिट में 0, जो छोटा नंबर है वो 0 और जो सबसे बड़ा नंबर है वो 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5 की वापस एक्सप्लेन करूं, हाँ समझा, कंडीशन है x का वैल्यू जो है यस ना सर, वो समझा। 1.5 से लेस देन है, 1.5 से लेस देन है। सो हमें नंबर लाइन पे देखना है कि 1.5 से लेस देन कहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड में आके 0 तक ही आएगा, तो 0 से लेके 1.5 तक ही रेंज बनेगा इसका। सो 0 से लेके 1.5 और यहाँ पे इसका जो भी फंक्शन होगा और dx आ जाएगा। तो 0 को नेक्स्ट में देखोगे, नेक्स्ट पेज पे, सो हम यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। अच्छा 1.5 का मतलब क्या है, 3/2, 3/2 को हमने क्या लिखा, मतलब 1.5 को हमने क्या लिखा, 3/2, और वहां पे फंक्शन दिया हुआ था x/8 दिया था, क्या दिया था, x/8, और यहाँ पे dx। यहाँ पे लिखते हैं जो क्वेश्चन था, p x का वैल्यू 1.5 होना चाहिए, समझा इतना। अब इसके बाद में अच्छा 1/8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिखा, तो 1/8 कांस्टेंट टर्म था, इसीलिए हम इसको बाहर लिख लिए, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेके 3/2 तक है, और क्या बचेगा, x इंटू dx बन जाएगा। अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और लिमिट क्या है, 0 से लेके 3/2 तक है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो ये 2 जो है उसको बाहर लिख सकते हो डायरेक्ट, तो 1/8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1/16, और क्या रहेगा यहाँ पे x², और ये रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 3/2। अब अपर लिमिट का वैल्यू पुट करो,
1/16, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4 माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 9 वैसे ही रहेगा, 16 इंटू 4 64। सो ये सम हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट। समझा अच्छे से? रेंज कैसे डिफाइन करना है वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। 0 से लेके 3/2 तक है और 1/8 क्या है कांस्टेंट टर्म है, सो उसको हम बाहर लिखेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करोगे और अपर माइनस क्या करना है लोअर लिमिट, इससे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट का जो रेंज था बी का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक है। प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से लेके कहां तक है 2 तक है। अब यहाँ पे तो देखोगे अगर आप लोग तो डायरेक्ट रेंज तो हमें दिया है पहले से, इसका वैल्यू जो है 1 से लेके 2 के बीच में है, तो यहाँ पे हम ना क्योंकि वो पीडीएफ दिया है तो अगर आप 0 to 4 अगर इसको सॉल्व करोगे ना, 0 to 4 इंटीग्रेशन लेके अगर इसको सॉल्व करोगे महालक्ष्मी, तो इसका वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आएगा। सो यहाँ पे क्या है रेंज 1 से लेके 2 तक है। सो यहाँ पे हम रेंज लिखेंगे 1 से लेके 2 तक है और फंक्शन जो हम वो क्या था x/8 था, x/8 इंटू dx आ जाएगा। प्राची वो 0 इसलिए दिया है कि अगर किसी ने पूछा कि रेंज अगर 0 से के बाद का कुछ रेंज होगा तब क्या फंक्शन होगा बताओ, मतलब जैसे x का वैल्यू 10 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफाई करके इक्वल टू 0 दिया है, मींस इस रेंज के बीच में होगा, 0 से लेके 4 के बीच में होगा तभी उस फंक्शन का वैल्यू x/8 होगा। इस रेंज के बाहर कोई और होगा तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू होगा। समझा ये? हाँ, सो इसका रेंज कहां से कहां तक दिया, 1 से लेके 2 तक दिया है और 1/8 क्या है कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर रखो, 1/8 को बाहर रखेंगे। अब x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा x²/2 जाएगा और इसका रेंज कहां से कहां तक है, इसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक है 1 से लेके 2 तक है। सो 1 to 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा x² और ये 1 से लेके 2 तक अपर लिमिट पुट करो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, सो 3/16 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। लास्ट सेंस में x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 दी है, x का वैल्यू जो है वो क्या है ग्रेटर देन 2 है। सो स्टूडेंट्स अगर नंबर लाइन पे अगर आप लोग देखोगे तो 2 से ग्रेटर देन बोला है, 2 से ग्रेटर देन बोला है, तो 2 से ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड साइड में आएंगे और मैक्सिमम कहां तक आएंगे 4 तक आएंगे, तो इसका रेंज जो होगा वो कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक हो जाएगा। 2 के इक्वल दिया नहीं है फिर भी 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। 2 से लेके कहां तक आ जाएगा इसका रेंज 4 तक। कुछ डाउट है तो पूछो, fx इंटू dx। सो हमारा फंक्शन क्या है 2 4 तक x/8 है dx, 1/8 क्या है कांस्टेंट टर्म है, उसको आप बाहर रखोगे। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 और इसका रेंज कहां से कहां तक दिया है 2 से 4 तक। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 16 और ये क्या आएगा x² और इसका रेंज 2 से 4 तक। सो अब हम अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करके कंटिन्यूअस जो है महालक्ष्मी ना, इंटीग्रेशन जब भी आएगा इसका मतलब कंटिन्यूअस दिया है और क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया था ना, पीडीएफ दिया था, मतलब ये किसके लिए होगा कंटिन्यूअस के लिए होता है।
हमारा स्टार्टिंग में अगर टॉपिक देखोगे तो हमने पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो पीडीएफ जो है वो किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस में आता है। तो 1/16 हम वैसे ही रखेंगे। तो जब यहाँ पे 4 को सब्सटीट्यूट करोगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 16 में से 4 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12/16, डिवाइड कर दो तो 3/4। सो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोई सब क्वेश्चन बताना है क्या फिर से जो नहीं समझा? नो सर। हाँ नो सर। हाँ, बाकी सभी को समझा ही अच्छे से? हाँ, सो सेकेंड एक्सरसाइज में क्या क्या हमने पढ़ा? पीडीएफ पढ़ा। पीडीएफ किसके लिए होता है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो मेजर करते हैं उसके लिए होता है। हाँ, थैंक यू। तो पीडीएफ है, इसमें जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। यहाँ पे जो x का रेंज दिया रहता है ना, उसको लोअर और अपर लिमिट में लिख लिया करो। और सीडीएफ के ऊपर तो सम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फिर एक लास्ट सम करते हैं आज के लिए। अभी सब सम्स तो यहाँ पे लेंदी है। एक मिनट रुकिएगा। जैसे ये एक आज के लिए नहीं तो फिर स्टॉप करते हैं फिर यहाँ पे, क्योंकि बाकी सम्स जो है ना वो लेंदी है। तो आप लोग ना इसका प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। जो डाउट वगैरह रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, थैंक यू एवरीवन। हाँ थैंक यू। हाँ हाँ।